आज के टॉपिक हैं ईसीजी और रुधिर वाहिनियाँ। तो सबसे पहले समझते हैं ईसीजी अर्थात इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जिसे हिंदी में हम विद्युत हृदय लेखन कहते हैं। हृदय के ऐसे नोड से हृदय पेशियों के संकुचन की प्रेरणाओं के संचारण हेतु इतनी विद्युत उत्पन्न होती है कि इलेक्ट्रोड्स तथा एक विद्युत संवेदी उपकरण की सहायता से इन विद्युतीय प्रेरणाओं को नापा जा सकता है। इस प्रकार हृदय स्पंदन के जो हृदयी चक्र हैं उनका एक ग्राफ तैयार किया जाता है, उस ग्राफ को रिकॉर्ड किया जाता है। इस प्रकार तैयार किए गए ग्राफ को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। इसे तैयार करने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहा जाता है और जिस यंत्र में इस ग्राफ को तैयार किया जाता है उस यंत्र को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। यदि इसे संक्षिप्त में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि हृदय से उत्पन्न होने वाली विद्युत हृदय तरंगों को जिस ग्राफ के रूप में हम निरूपित करते हैं उस ग्राफ को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिस यंत्र में मापते हैं उस यंत्र को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं। एक सामान्य ईसीजी में पी वेव यानी पी तरंग, QRS कॉम्प्लेक्स, जो मतलब 3 प्रकार की तरंगें हैं वो एक साथ होंगी, QRS से उनको चिन्हित करते हैं, और एक होती है टी तरंग। दिए गए इस चित्र में एक ईसीजी को प्रदर्शित किया गया है जिसमें P, QRS तथा टी तरंगों को दिखाया गया है। अब हम समझेंगे रुधिर वाहिनियाँ, इनकी संरचना और इनके प्रकार। तो सबसे पहले समझते हैं रुधिर वाहिनियों की संरचना। एक सामान्य रुधिर वाहिनी की दीवार में 3 प्रमुख स्तर होते हैं, जिनमें से सबसे बाहर वाले स्तर को ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं, जिसमें इलास्टिक और कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। यह संयोजी ऊतकों का बना स्तर होता है। भीतरी स्तर को ट्यूनिका इंटरना कहा जाता है, जबकि इन दोनों स्तरों के बीच एक मोटा स्तर होता है जिसे ट्यूनिका मीडिया के नाम से जाना जाता है। रुधिर वाहिनियाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं: धमनी, सिराएं तथा रुधिर केशिकाएं अर्थात आर्टरीज, वेंस तथा कैपिलरीज। अब हम पढ़ाएंगे धमनियाँ या आर्टरीज। धमनियाँ ऐसी रुधिर वाहिनियाँ हैं जो हृदय से रुधिर को अंगों में ले जाती हैं। फेफड़ों में जाने वाली फुफ्फुस धमनी के अतिरिक्त जितनी भी धमनियाँ होती हैं उनमें शुद्ध रुधिर बहता है। इनमें रुधिर हृदय की धड़कनों के अनुसार अत्यधिक दाब के साथ या दबाव के साथ बहता है। इनकी दीवार काफ़ी मोटी, दृढ़ और कम लचीली होती है। धमनियों की गुहा सक्रिय होती है। इनके अंदर कपाट नहीं पाए जाते हैं। धमनियों में हर समय कुल रुधिर का लगभग 15% अंश भरा होता है। अब हम समझेंगे सिराएं अर्थात वेंस। ये रुधिर को अंगों से हृदय में लाती हैं, या ऐसा कह सकते हैं हृदय की ओर लाती हैं। फुफ्फुस सिरा को छोड़कर शेष सभी सिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है। इनमें रुधिर की गति बहुत ही धीमी होती है, अर्थात कम दबाव के साथ इनमें रुधिर बहता है। इनकी दीवार भी काफ़ी पतली लेकिन लचीली होती है। इनकी दीवार में अंदर एक तरफा कपाट पाए जाते हैं। इनकी गुहा चौड़ी होती है। इनमें हर समय संपूर्ण रुधिर का लगभग 64% अंश भरा होता है। अब समझते हैं रुधिर केशिकाएं अर्थात ब्लड कैपिलरीज। ऊतकों के अंदर धमनी से जो आर्टरी होती है हमारी मोटी रुधिर वाहिनी, उससे कई महीन शाखाएं निकलती हैं जिन्हें धमनिकाएं कहते हैं। प्रत्येक धमनिका से महीन लेकिन समान मोटाई की शाखाएं निकलकर ऊतक के ऊतक द्रव में इधर उधर फैली होती हैं। इन शाखाओं को कैपिलरीज कहा जाता है, या हम पूरा नाम बताएं तो धमनी केशिकाएं, आर्टीरियल कैपिलरीज कह सकते हैं। जब किसी ऊतक में
इनका एक जाल फैल जाता है, काफ़ी घना जाल दिखाई देता है, तो उसे हम कैपिलरी नेटवर्क कहते हैं। केशिकाओं की दीवार महीन और पतली होती है। रुधिर केशिकाओं द्वारा विसरण की क्रिया द्वारा रुधिर और ऊतक द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किया जाता है। रुधिर केशिकाओं की खोज सर्वप्रथम 1661 में मार्सेलो मेलपिघी नामक वैज्ञानिक ने की थी। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 10 अरब रुधिर केशिकाएं होती हैं।